जंग एक बड़ी खतरनाक चीज होती है जिसमें बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई जारी है वो शायद पहली ट्रेडिशनल जंग है जो हमारी जनरेशन अपनी आंखों से देख रही है। नो डाउट हमने और भी बहुत सी जंगें विटनेस की हैं, जैसे कि अफगान वॉर, कारगिल वॉर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग, लेकिन ये सब जंगें ट्रेडिशनल जंगों से थोड़ी सी हटकर थीं, थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल थीं। इनका जो टाइम स्पैन है वो भी काफ़ी डिफरेंट था इस ट्रेडिशनल जंग से, क्योंकि ट्रेडिशनल जंग वो होती है जैसे पाक इंडिया की हुई थी 1965 में, या जंग अजीम अव्वल या जंग अजीम दोइम। ये होती हैं ट्रेडिशनल जंगें जिसमें हार्ड कोर आपका पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है, आपकी पूरी मिलिट्री मशीन उसमें इन्वॉल्व होती है जंग के अंदर। इसी तरह आजकल भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो है दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का असलहा और पूरी दुनिया की सपोर्ट। तो ये लड़ाई तकरीबन एक फुल स्केल जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसमें टैंक्स सड़कों पे आपको नजर आ रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मौजूदा लड़ाई जारी है, क्या वो एक हाइब्रिड वॉर है या एक आम ट्रेडिशनल जंग है। इस हवाले से हम कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ केस स्टडीज देखेंगे जो इस जंग में हो रही हैं। और आप कह सकते हैं कि ये पहली बड़ी जंग है जो सोशल मीडिया की एज में लड़ी जा रही है, जिसमें आपको सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप लाइव इवेंट्स की कवरेज देख सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को फ़ौरन इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके पास आ जाती है। आज से 60-70 साल पहले जो जंगें होती थी, जो कन्वेंशनल जंगें होती थी, उनमें क्या होता था कि आपके अपने मुल्क की जंग हो रही है लेकिन आपको नहीं पता होता था कि सूरत हाल क्या है। आज जंग इतनी दूर हो रही है, यूरोप में हो रही है, और यहाँ पर चीचू की मलिया में बैठे इंसान को पता है, पल पल की अपडेट्स से वो आगाह है। सोशल मीडिया ने नो डाउट ऑन ग्राउंड कवरेज को बहुत स्पीड अप कर दिया, लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें बहुत सी फेक न्यूज़ भी सामने आ जाती हैं और बहुत से लोग बहुत सी फेक न्यूज़ पर भी यकीन कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है सोशल मीडिया का। हम देखते हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ अगर तगड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा हो तो लोग समझते हैं कि वो जीत रहा है, और इसी तरह लोगों की हमदर्दियां भी किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ चली जाती हैं सोशल मीडिया की पोस्ट की बुनियाद पर। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो रशिया के खिलाफ मगरबी कुव्वतों के इक़दामात सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। सख्त पाबंदियां, सैंक्शंस आयद की जा रही हैं रशिया पर, और बहुत सी तवक्कात के बरक्स यूरोप ने बहुत सख्त रिस्पॉन्स दिखाया है। एयर स्पेस क्लोजर, ट्रैवल बैन्स, रशियंस के एसेट्स फ्रीज किए जा रहे हैं ओवरसीज जो यूरोप या अमेरिका में हैं। हर तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी जंग को फाइनेंस ना कर सकें, पैसा ही ना उनके पास, यानी चंद दिन तक उनके जो टैंक्स हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनमें पेट्रोल, उनमें ईंधन खत्म हो जाए और रशिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। बड़ी हैरान कुन चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान में भी रशिया को नहीं छोड़ा जा रहा। फीफा ने पाबंदी लगा दी है रशिया की जो टीम है, इसके अलावा रशिया के जो क्लब्स डिफरेंट लीग्स में हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी है। वर्ल्ड कप से इनका बॉयकॉट कर दिया है। रग्बी जो फेडरेशन है उन्होंने भी रशिया की टीम पर पाबंदी लगा दी है। तो हर तरह से आप देखें इनको नुकसान, इनको हर्ट किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेली जा रही है रशिया के खिलाफ कि इनके लोग हड़बड़ा कर कहें कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा। इसके अलावा जो अमेरिकन सोशल मीडिया जायंट्स हैं उन्होंने रशिया की जो स्टेट ओन्ड मीडिया आउटलेट्स हैं उनको भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया। उन पर बड़ा प्रेशर है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इनके कंटेंट को लिमिटेड कर दें या ब्लॉक कर दें। तो इसी तरह फेसबुक ने एक्शन लिया है, यूट्यूब ने, ट्विटर पे, गूगल पे, हर जगह पर रशियन कंटेंट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्विटर पर आप अगर किसी रशियन वेबसाइट का आर्टिकल शेयर करें तो उसके ऊपर ट्विटर लिख रहा है कि स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है, तो आप ज़रा अलर्ट रहें। जो इनके बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं RT वगैरह, यूट्यूब ने इनकी मोनेटाइजेशन भी फ़िलहाल सस्पेंड कर दी है। इसके अलावा रशिया के जो ओवरसीज एसेट्स हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है। माशी पाबंदियां सख्त से सख्त की जा रही हैं। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के हवाले से भी रशिया पर बैन लगा दिया गया है। लास्ट वीडियो में हमने ये अपडेट दी थी कि जर्मनी इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि जर्मनी नहीं चाह रहा था कि स्विफ्ट पेमेंट के हवाले से रशिया को हर्ट किया जाए, लेकिन अपेरेंटली जर्मनी भी एग्री कर गया और पूरे EU ने इनके बहुत से बैंक्स पर उनके हवाले से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को बैन कर दिया। यानी कि रशिया के कुछ बैंक्स, सम बैंक्स का इन्होंने कहा है जिनका ताल्लुक ज़्यादातर इनकी हुकूमत से है, उन पर पाबंदी लगा दी है कि वो सिर्फ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या है? एक बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन को बड़ा स्मूथली एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली ये आपको नोटिफाई कर देता है ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो जल्दी हो जाए। तो
इस सिस्टम से बाहर होने का क्या मतलब है कि जिन बैंक्स को इन्होंने ब्लॉक किया है वो EU या US या कनाडा जो भी इनके एलाइज हैं वहां पर किसी भी कंपनी के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसमें यह नहीं है कि रशिया की इसमें 100% इकॉनमी तबाह हो जाएगी। रशिया के पास बहुत से और भी ऑप्शंस हैं। वो चाइना का पेमेंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं। ये केस स्टडीज़ हमारे सामने हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी इन्होंने बैन किया हुआ था स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करने के हवाले से। तो वो भी उन्होंने भी जुगाड़ निकाले हुए हैं। रशिया भी निकालेगा। रशिया पे ऑलरेडी भी कुछ पाबंदियाँ थी। चाइना का भी सिस्टम है और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, कुछ पुराने मेथड्स भी हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने के हवाले से। लेकिन नो डाउट स्विफ्ट पेमेंट बैन की वजह से इनको नुकसान तो होगा, और ये नुकसान हमने देखा है जो ईरान और नॉर्थ कोरिया की इकॉनमीज़ को हुआ है। तो ये बहुत सी वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल एंटिटीज़, इनके पीछे अमेरिका होता है, और जो अमेरिका की लाइन से हटता है अमेरिका उसको फिर पनिश करता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस के खिलाफ। अब इसमें मैं पढ़ा था कि इंडिया भी अब उन चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि रशिया से किस तरह ट्रेड की जाएगी स्विफ्ट बैन के बाद, और चाइना ने भी ट्रेड करनी है। पाकिस्तान का भी इरादा है रशिया के साथ करने का। जो और भी बहुत से ममालिक हैं जो स्पेशली एशिया के जो ममालिक हैं, तो वो अब इस तरह की चीज़ें ढूंढेंगे, और वो जो पहले डॉलर्स में कर रहे थे ट्रेड, अब वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। तो इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में अमेरिकन डॉलर को हो सकता है। इसके अलावा आप देखें वेस्टर्न मीडिया की जानिब से एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की नैरेटिव की गेम खेली जा रही है, वन साइडेड, जिसमें आप देखें कि रशियन जो वेबसाइट्स हैं, जो रशियन मीडिया आउटलेट्स हैं, उनको तो ब्लॉक किया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया पर भी लिमिट किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिकन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वन साइडेड रशिया को लता रही हैं और एक साइड की स्टोरी दिखा रही हैं। वो दिखा रहे हैं कि जी यूक्रेनियंस में कितना ज़्यादा जज्बा है जंग का, वो मिलके तैयारी कर रहे हैं, जबकि रशिया वाली साइड से ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इंफॉर्मेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा रहा है मगरबी मीडिया की जानिब से, और किसकी हदायत पर वो आप सब जानते हैं। ये CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब वन साइडेड नैरेटिव चला रहे हैं। अब इसका मसला ये होता है कि दुनिया फिर ये सवाल करती है कि इस तरह की तकलीफ इनको फ़लस्तीन, यमन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, इराक या सीरिया की दफ़ा क्यों नहीं थी। मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ आपको हो रही है, और एग्जैक्टली इजराइल ने भी यही किया था, बल्कि उसने तो पूरी बिल्डिंग्स तबाह कर दी थी। उसकी वजह शायद ये है कि वेस्ट को ज़्यादा ख्याल अपने कबीले का है, और ये चीज़ वेस्ट ने खुद ही अपने मुंह से एक्सपोज कर दी है। कई जगह पर देखा पिछले 2 दिनों में कि टीवी पर किस तरह बेशर्मी से रेसिज्म की गई इनके खिलाफ, हमारे रीजन के लोगों के खिलाफ, कि ये अफगानिस्तान या इराक नहीं है, यहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, यूक्रेन के लोग, ये इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ये नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, इनकी खूबसूरत आंखें हैं, ये चिट्टे हैं, और इनको जब ऐसा हो रहा है तो ये बड़े हमारे लिए तकलीफ दे बात है। ये सब जो गोरे कमेंटेटर्स हैं उनकी जानिब से ये ऐसी बातें कही गई, और लोगों ने इनको फिर कंपाइल किया कि देखें जी, लोगों ने भी लोग भी फ़ौरन पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोग भी इस तरह की जो हिपोक्रेसी है उसको फ़ौरन एक्सपोज करते हैं। एक भाई साहब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारी दौर की पहली जंग है जो कि सोशल मीडिया पर उसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि दिस इज़ फॉल्स, सीरियंस हैव डॉक्यूमेंटेड, ट्वीटेड फॉर अ डेकेड, कि सीरियंस भी यही कर रहे थे। सीरियंस ने हेलमेट कैमरास के थ्रू भी वॉर को रियल टाइम में कैप्चर करने की कोशिश की। एविडेंस सब चीज का है, लेकिन मसला यह है कि दुनिया देखना किस तरफ को चाहती है। ये BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स जो दिखाते हैं वही चीज नैरेटिव बनती है, और जो वो कुछ दिखाते हैं हम सबको वही देखना पड़ता है। मैंने हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से 2020 में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्या होती है, कौन से टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं दूसरे दुश्मन ममालिक के ख़िलाफ़। उसमें हमने एक सेगमेंट चलाया था जिसमें ट्रंप के जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे वो CNN पे आके कह रहे थे कि रशिया ने हमारे खिलाफ एक बहुत ही मैसिव किस्म की हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च की हुई है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी तबाह हो गई है, डिवाइड हो गई है। और नो डाउट रशिया ने इसमें काफ़ी अमेरिका को नुकसान पहुंचाया सोशल मीडिया के थ्रू। I mean, Russia has been trying to disrupt our democracy since the 1920s, but now they have all sorts of new tools available to them, especially this cyber-enabled information warfare that they're waging against us. And as you alluded to, what they're really trying to do is create a crisis of confidence, reduce our confidence in who we are as a people and in our democratic principles and institutions and processes. And they do this with a sustained campaign. And what they try to do is magnify extreme voices on both ends of the political spectrum. And I think that's what we're seeing today in connection with a sustained effort to diminish our confidence in our election.
our confidence also, though, in our common identity as Americans. ये सारी दुनिया जानती है कि 2016 के जिसमें जो इलेक्शंस थे जिसमें ट्रम्प जीते थे उसमें रशिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, और कैम्ब्रिज एनालिटिका का किरदार भी सबके सामने है कि किस तरह फेसबुक का डेटा चोरी करके उन लोगों को दिया गया वो डेटा ताकि वो उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकें और लोगों के दिमागों से खेल सकें। ये होती है हाइब्रिड वॉरफेयर, ये होती है डिजिटल मीडिया वॉरफेयर कि आप डेटा को किस तरह यूज़ करते हैं। तो अमेरिका के साथ ऑलरेडी रशिया ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हुई हैं और अमेरिका भी करता रहता है। ये जिसके पास जितनी ताकत है वो उसको करता है। इस वक्त मीडिया की जानिब से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लड़ी जा रही है। आप देखें कि किस तरह रशिया को साइकोलॉजिकली टारगेट किया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में इनको बैन करके हॉलीवुड की जानिब से ट्वीट्स दिलवाई जा रही हैं। मैं पढ़ रहा था कि बैटमैन की जो मूवी है वो रशिया में अब रिलीज नहीं होगी। मतलब पूरा हर तरह के वसाइल यूज किए जा रहे हैं। इतना प्रेशराइज किया जाए कि रशिया घबरा जाए और इनकी आवाम सड़कों पर निकल आए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इसी तरह रशिया भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हाइब्रिड वॉरफेयर खेलता है। अभी देखें 2 दिन पहले न्यूक्लियर हमलों की भी बातचीत हुई थी, तो हालात इस हद तक आगे जा चुके हैं। ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टैक्टिक होती है कि प्रेशराइज किया जाए। फिर रशिया ने ऐसी खबरें फैलाने की कोशिश की कि यूक्रेनियन ट्रूप्स ने बड़ी तादाद में सरेंडर कर दिया है। इस तरह की वीडियोस इन्होंने बनाई और इसी तरह यूक्रेन में भी कुछ ऐसी फेक वीडियोस बनाई गई कि देखिए जी लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि रशिया के कई टैंक्स कॉलम्स में तबाह कर दिए हैं और रशिया की आर्मी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वो तो वहाँ पर उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया गया है। इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं वेस्टर्न मीडिया पर। फिर आप देखें साइबर अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। फेक पोस्ट, फेक आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। फिशिंग और मॉलवेयर अटैक्स भी किए जा रहे हैं। वेबसाइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जैसे कि ऑयल फैसिलिटीज पर हमला या इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशंस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वीडियोस रिलीज करके उनको बहाना बनाना चढ़ाई का। फिर प्रॉक्सी एलिमेंट्स को सपोर्ट करना। तो आप कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम है जंग का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, इकोनॉमिक कोएर्शन, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सब एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स, वॉर स्टडीज जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी आइडियल एक केस स्टडी है ये हम सबको बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह के टैक्टिक्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी तो वीडियो चूंकि एक लिमिटेड होती है, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है इसको बनाने का, तो जितनी अभी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है मैंने वही दिखाई है। अभी भी बहुत कुछ हो रहा है इस डोमेन में। आप देखें कन्वेंशनल डेटरेंस है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, साइबर सुपीरियरिटी है, ह्यूमन सिक्योरिटी का इसमें एलिमेंट आ जाता है। बहुत से एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हो चुके हैं। आप कह सकते हैं वॉर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बन चुकी है। ये एक सिंपल चीज नहीं रही। वॉर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही पेचीदा मरहला है आजकल के दौर में। आप देखें इस वक्त जो यूक्रेन के शहरों में जहां पर लड़ाई हो रही है वहां पर एक अर्बन वॉरफेयर की सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक मिक्सचर है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जंग का, जिसमें पूरा मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें आपको सिविलियंस की ताकत और ह्यूमन सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस का भी पता लगता है कि जितने ज़्यादा आपकी जो आबादी है, जो सिविलियंस हैं, वो जितने ज़्यादा एम्पावर होंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। वक्त की ज़रूरत है कि हर रिस्पॉन्सिबल मुल्क अपने शहरियों को एम्पावर करे टेक्नोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली। उनको अच्छी से अच्छी तालीम दें, उनका मेंटल लेवल ऊपर करें और उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दें। पाकिस्तान में पहले सिविल डिफेंस फोर्सेस हुआ करती थी, यानी कि सिविलियंस को भी ट्रेन किया जाता था, वो अब चीज़ नहीं होती। लेकिन इसराइल अपने सारे शहरियों को ट्रेन करते हैं वो फिजिकल वॉरफेयर के लिए। एक वीक पॉपुलेशन में आप इररिस्पॉन्सिबल शहरियों को प्रोड्यूस करते हैं, वो सामने फिर आते हैं जिनको कोई ख्याल नहीं होता, वो टिकटॉक पर लगे रहते हैं हर वक्त। इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि जब दुश्मन आप पर हमला कर रहा होगा ना, तो आपकी ये जो सारी यूथ है ये टिकटॉक पर लगी होगी, डांस देख रही होगी, और फिर जब तक इनके घरों में दुश्मन नहीं घुसेगा इनको चैन नहीं, इनको वेकअप कॉल नहीं आएगी। ना ही इस तरह की वीक पॉपुलेशन जंग के वक्त अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी हो सकती है। यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद शहरियों की अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी हो रही है, और इसके साथ ही अगर उनका दिमागी लेवल नहीं होगा तो वो दुश्मन के प्रोपेगेंडा में भी ईजिली आ जाएंगे। ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए। हमारी जो पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया था, उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस तो किया हुआ है, एड्रेस किया हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगी इस पे, ये एक टॉप सीक्रेट है। हम इस जंग के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं आपके सामने लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हाइब्रिड वॉरफेयर के माहौल में
रशिया क्या ट्रेडिशनली अपनी डोमिनेंस को कायम रख पाएगा या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।